मॉर्निंग स्टूडेंट। आज दिनांक 12 जुलाई 2021 सोमवार। दोस्तों, पिछली क्लास के अंतर्गत हम अधिगम के अवरोधक एवं कठिनाइयों के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन किया था। दोस्तों, शिक्षण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास के अंतर्गत हम पृथक्करण एक्सक्लूशन के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपके जहन के अंदर ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि पृथक्करण से हमारा क्या आशय है। दोस्तों, शिक्षण कार्य के अंतर्गत एक शिक्षक को छात्रों के बेहतर संज्ञानात्मक विकास के लिए कई प्रकार की चीज़ों से छात्रों को पृथक करने का प्रयास करना चाहिए ताकि बालक अधिगम के अंदर एवं अपनी संज्ञानात्मक विकास के अंदर बेहतर अधिगम कर सके। तो आज की इस क्लास के अंतर्गत हम पृथक्करण के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि एक शिक्षक को छात्रों को किन किन चीज़ों से नियंत्रण एवं पृथक्करण से मुक्त रखना चाहिए। संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम स्तर को सर्वोत्तम बनाने के लिए कुछ तथ्यों एवं घटनाओं का बहिष्कार करने का प्रयास किया जाता है, जिसके लिए शिक्षक द्वारा इसमें सहयोग किया जाता है। जैसे एक विद्यालय में अनुशासन के नाम पर छात्रों पर अनेक प्रकार के नियम एवं प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जो कि छात्रों के संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम स्तर के सर्वोत्तम रूप के लिए बाधक होते हैं। इस स्थिति में शिक्षक को पृथक्करण के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए इन प्रतिबंधों का समापन करना चाहिए तथा छात्रों में स्व अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन की भावना का विकास करना चाहिए। पृथक्करण के अंतर्गत उन सभी परिस्थितियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है जो कि अधिगम एवं संज्ञानात्मक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। पृथक्करण संबंधी प्रमुख परिस्थितियां एवं तथ्यों का वर्णन हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों, पहला बिंदु है नियंत्रण का पृथक्करण, यानी कि बच्चों के ऊपर जो कंट्रोलिंग है उसका पृथक्करण करना चाहिए। ज़्यादा नियंत्रण से बालक और ज़्यादा बिगड़ सकता है, इसलिए बालकों के ऊपर नियंत्रण का पृथक्करण करना है। नियंत्रण की स्थिति में छात्रों का संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम स्तर को प्रभावित होता है, इसलिए कुशल शिक्षक को प्रत्येक स्तर के नियंत्रण से छात्रों को मुक्त रखने का प्रयास करना चाहिए। छात्रों की रुचि एवं योग्यता संबंधी गतिविधियों के संपादन में शिक्षक को पूर्ण रूप से उसका सहयोग करना चाहिए। छात्रों को यह अनुभव कराना चाहिए कि शिक्षक उनका सहयोगी है तथा उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। दूसरा पृथक्करण है तनाव का पृथक्करण। दोस्तों, आज के इस समय में हर बालक के अंदर तनाव की स्थिति बहुत ज़्यादा ग्रसित है। हर बालक तनाव से ग्रसित है। एक शिक्षक को बालकों के स्ट्रेस एवं तनाव को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मानसिक तनाव की स्थिति में भी छात्र का संज्ञानात्मक विकास सर्वोत्तम रूप में संभव नहीं होता। मानसिक तनाव के छात्र के लिए अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं। एक शिक्षक को यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि छात्र को किस कारण से मानसिक तनाव है, इसके बाद उस कारण को दूर करना चाहिए। यह कारण चाहे व्यक्तिगत हो, शैक्षिक हो या पारिवारिक, किसी भी स्थिति से संबंधित हो सकता है। इस प्रकार की स्थिति में शिक्षक को अपनी कुशलता से छात्र को तनाव मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस आधार पर छात्रों का संज्ञानात्मक विकास सर्वोत्तम रूप में संभव होगा तथा छात्रों का अधिगम स्तर भी उच्च होगा। दोस्तों, तीसरे प्रकार का पृथक्करण है कठिन अधिगम गतिविधियों का पृथक्करण। कुछ लर्निंग एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो बहुत ही कठिन होती है, छात्रों को समझने में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसी गतिविधियों से भी पृथक्करण होना चाहिए। कठिन अधिगम गतिविधियों का पृथक्करण करना भी एक शिक्षक के लिए परम आवश्यक माना जाता है। जब शिक्षक द्वारा छात्रों के समक्ष कठिन अधिगम गतिविधियां उपस्थित की जाती है तो छात्रों को उसमें अरुचि होने लगती है तथा वह अधिगम गतिविधियों से दूर हो जाता है। इसलिए छात्रों के समक्ष सरल से कठिन की ओर क्रम रखते हुए, यानी कि शिक्षण का जो क्रम है सरल से जटिल की ओर
बच्चों के समक्ष रखते हुए गतिविधियों को प्रस्तुत करना चाहिए तथा आवश्यकता के अनुसार उसमें संशोधन करते हुए कठिनता की स्थिति से दूर रखना चाहिए। इससे छात्रों में संज्ञानात्मक स्थिति का विकास एवं अधिगम स्तर उच्च होगा। दोस्तों, चौथा पृथक्करण है पूर्वाग्रहों का पृथक्करण। बहुत समय बार हम छात्रों के संबंध में पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं कि अमुक छात्र बहुत ही उच्च जीनियस है, टैलेंट है, अमुक छात्र है तो बहुत ही पिछड़े में कमज़ोर है। इस प्रकार के पूर्वाग्रह से एक शिक्षक को बचना जरूरी है। अनेक अवसरों पर यह देखा जाता है कि पूर्वाग्रह छात्रों के संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं। एक छात्र से उसके माता पिता एवं मित्र कहते हैं कि वह मंदबुद्धि है तथा कुछ भी नहीं सीख सकता। इस प्रकार छात्र के मन में पूर्वाग्रह जन्म ले लेगा। बार बार जब उसको ऐसा कहेंगे तो निश्चित रूप से बालक पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाएगा, वह मंद तो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इस प्रकार के अनेक पूर्वाग्रह देखे जा सकते हैं जो कि जाति, धर्म, लिंग आदि से संबंधित होते हैं। एक कुशल शिक्षक द्वारा इस प्रकार के पूर्वाग्रहों को जन्म नहीं लेने देना चाहिए। यदि इस प्रकार का पूर्वाग्रह देखा जाता है तो उसका तुरंत उन्मूलन होना चाहिए। दोस्तों, पांचवें प्रकार का पृथक्करण है विरोधी विचारों का पृथक्करण। जब छात्र किसी तथ्य एवं घटना पर विरोधी विचार देखता है तब उसका संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम प्रक्रिया बाधित हो जाती है। वह भ्रमपूर्ण स्थिति में पहुंच जाता है। इस प्रकार की स्थिति से छात्रों को दूर रखना चाहिए। जैसे एक छात्र के परिवार वाले सूर्य ग्रहण की घटना को देवासुर संग्राम से जोड़ते हैं। जब छात्र को शिक्षक द्वारा इसे खगोलीय घटना बताया जाता है तो विरोधी विचार उत्पन्न होते हैं कि परिवार के अंदर तो जो खगोलीय घटना है उसको देवासुर संग्राम से बताया जा रहा है, जबकि हमारे गुरुजी उसको एक खगोलीय घटना, यानी कि बालक के मन के अंदर विचारों का विरोध उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति में शिक्षक द्वारा सत्य विचार एवं तथ्य को छात्र के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए जिससे भ्रमपूर्ण स्थिति को समाप्त किया जा सके। इसके लिए असत्य विचारों को धीरे धीरे अभिभावकों के सहयोग से दूर करना चाहिए। छठे प्रकार का पृथक्करण है दोस्तों नकारात्मक व्यवहार का पृथक्करण। इंक्लूसिव ऑफ नेगेटिव बिहेवियर। नकारात्मक व्यवहार भी बालक के संज्ञानात्मक विकास में बहुत बुरा प्रभाव डालता है। इस प्रकार की स्थिति में नकारात्मक व्यवहार का पृथक्करण दो रूपों में किया जाना चाहिए। प्रथम, शिक्षक द्वारा छात्र के व्यवहार का परीक्षण करना चाहिए। यदि उसमें नकारात्मकता एवं अपराधी व्यवहार दृष्टिगोचर होता है तो उसको रोकना चाहिए। इसके लिए छात्रों के समक्ष आदर्श एवं सकारात्मक व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। इसके विपरीत स्थिति में यदि किसी शिक्षक में उत्तेजना एवं क्रोध की स्थिति अधिक है तथा छात्रों के थोड़ी सी त्रुटि पर वह उत्तेजित हो जाता है तो उसको अपने व्यवहार पर नियंत्रण करके आदर्श व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार संज्ञानात्मक विकास की स्थिति एवं अधिगम स्तर उसका उच्च बनेगा, यानी कि पूर्ण रूप से उसके नकारात्मक व्यवहार को पॉजिटिव बिहेवियर के रूप में बदलने का प्रयास एक शिक्षक को करना चाहिए। अगला पृथक्करण है दोस्तों दंड का पृथक्करण। दंड से भी बालक बिगड़ जाता है। प्राय विद्यालय में छात्र अनुशासन के नाम पर दंडित किए जाते हैं। दंड के आधार पर छात्रों के मन में शिक्षक एवं शिक्षालय दोनों के प्रति अविश्वास उत्पन्न होता है। इसलिए प्रत्येक इस छात्र के मन में हीन भावना का जन्म होता है जिसको किसी न किसी रूप में दंडित किया गया हो। शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना के वातावरण को पूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए जिससे बालक का संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम स्तर उच्च हो सके, क्योंकि दंड से बालक के अंदर कई प्रकार के नेगेटिव विचारों का प्रस्फुटन होता है। इसलिए विद्यालय के अंदर शिक्षालय को जहाँ तक हो, चाहे वो शारीरिक दंड हो या मानसिक दंड हो, उससे बालक को बचा के रखना चाहिए ताकि बालक के अंदर किसी भी प्रकार के गलत विचारों का या अविश्वास की भावना उत्पन्न नहीं हो। अगला पृथक्करण है दोस्तों परंपरावादी व्यवस्थाओं का पृथक्करण। भारतीय समाज में अनेक प्रकार की परंपरावादी व्यवस्थाएं संचालित की गई जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे लैंगिक आधार पर छात्र एवं छात्राओं की योग्यताओं को निर्धारित करना तथा सुविधाओं में अंतर करना, जैसे कि लड़का है
तो अच्छी सुविधा दी जाएगी, बालिका है तो पराये घर का धन, इस प्रकार की परंपरागत। वैसे आज के इन विचारों में वर्तमान समय में काफ़ी लिंग के आधार पर बालक एवं बालिका में भेदभाव बहुत कम जगह किया जाता है या न के बराबर है। लेकिन पहले परंपरागतवादी विचारधारा इस प्रकार की थी कि लिंग के आधार पर बालक एवं बालिका में परिवार के अंदर भी अंतर किया जाता था। अंतर करना एवं विविध प्रकार की कल्पनाओं को बालक के मन में स्थापित करना, जिससे उसको पूर्ण रूप से वो जो विचारधारा थी परंपरागतवादी विचारधारा असत्य थी। इस प्रकार की स्थितियों के समापन से छात्रों का संज्ञानात्मक विकास सर्वोत्तम स्थिति में उत्पन्न होगा। यदि ऐसे विचारों को हम खत्म कर देंगे, जैसे कि वर्तमान समय में ये विचार खत्म हुए, तो आज बालक और बालिका पूर्ण रूप से अपना शैक्षिक विकास के अंदर अग्रसर हो रहे हैं। अगला पृथक्करण है दोस्तों संवेगात्मक अस्थिरता का पृथक्करण, इमोशनल अनस्टेबिलिटी। संवेग बालक के जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। अनेक अवसरों पर यह देखा जाता है कि छात्रों का कार्य एवं व्यवहार समाज विरोधी एवं शिक्षालय विरोधी होता है। इसका प्रमुख कारण संवेगों में पाई जाने वाली अस्थिरता होती है। शिक्षक को सर्वप्रथम छात्रों की संवेगात्मक अस्थिरता को दूर करने के लिए प्रयास करने चाहिए, जैसे कि बालक को समूह में कार्य देना। यदि बालक ग्रुप के अंदर रहेगा तो निश्चित रूप से कई प्रकार के उसके संवेग है वो खत्म हो जाएंगे दूसरे बालकों के साथ रहने से, तथा आत्मीयता का व्यवहार बालक से हर समय किया जाए। इस प्रकार की स्थिति में छात्रों का संवेगात्मक स्थिरता का विकास संभव हो सकेगा और बालक पूर्ण रूप से अपना संज्ञानात्मक विकास कर पाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर किन किन चीज़ों से बालक का पृथक्करण किया जाना चाहिए ताकि वो अपना बेहतर शैक्षिक एवं मानसिक विकास कर सके, अपना संज्ञानात्मक विकास कर सके, उपरोक्त बिंदुओं के ऊपर हमने विचार किया था। तो दोस्तों उपरोक्त विवेचन से ये स्पष्ट हो जाता है कि अधिगम स्तर को उच्च बनाने तथा संज्ञानात्मक विकास को सर्वोत्तम करने में विविध प्रकार के बाधक तत्वों को हर समय दूर करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक छात्र के समक्ष एक ऐसा वातावरण उत्पन्न हो जो कि उसके संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम स्तर के लिए लाभदायक हो। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। आगे जब भी हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर समावेशन इंक्लूसिंग के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।